कैमरा ऑन कर दिया आपने स्टूडेंट्स के कैमरास? यस, कैमरा अलाउड आपने। अब जो हैंड रेज किया हुआ है जिसने, तो उनको आप अभिनव, इसका तरीका होता है कि आपको टाइप करना होता है नाम, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो जिनका हैंड रेज हो रहा है तो देखने के बाद टाइप कर सकते हैं। अभिनव, गौरव सिंह, हेलो सर्च करिए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आपको अनम्यूट करना होगा जिन लोगों का मैंने नाम लिया है। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो मीनवाइल मुझे चैट दिखा दीजिए ना, मैं चैट से जवाब देना स्टार्ट कर देता हूँ। आप आवाज शाश्वत फंक्शनिस्ट थियरी इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में, राइट। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जो फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के, दे शुड बी इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, दे शुड लीड द कोऑपरेशन। इसकी बात करते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। शालिनी पूछ रही है सर 9/11 से रियलिज्म कैसे रीइमर्ज हुआ? शालिनी, 9/11 से पहले एक आइडिया आया था, सैमुअल पी हंटिंगटन का वर्क था। सैमुअल पी हंटिंगटन एक राइटर है, उनका वर्क था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन लेड बाय यूएस, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, it is going to come in conflict with Islamic civilization, which is in Afghanistan, Iran, etc. इन्होंने कहा था कि these areas are going to have bloody borders, blood होगा, violence होगा। अब कोल्ड वॉर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आइडियोलॉजी का तो कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, क्योंकि कम्युनिज्म डिफीट हो चुका। अब तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन आइडियाज पर काम करना, इन वैल्यूज पर काम करना, इन्हीं को प्रोटेक्ट करेगा यूएस। तो यूएसए से कहा गया कि भाई तुम रियल हो जाओ, यू शुड एक्चुअली गिव मनी, मिलिट्री एसेट्स टू काउंटर द मेनेस ऑफ टेररिज्म। तो वो हल्के में ले रहे थे इस बात को। जैसे ही 9/11 हुआ, खुद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर उनको लगा यार ये बात तो मैटर सीरियस है, मतलब ये हम तक आ सकता है, हमारे घर तक आ सकता है। तो ऐसे में उसके बाद उन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म किया, जिसमें कि एक्चुअली यूएस और कुछ अदर जो उनके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, उन्होंने सपोर्ट किया। और ऐसे में उन्होंने फिर इंटरवेंशन स्ट्रेटजी अपनाई, यानी कि उन्होंने अलकायदा कहाँ से इमर्ज हुआ था, अच्छा जी अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा, तो अपनी फोर्सेस को उतारना पड़ेगा। तो अकेले थोड़ा ना उतरे वो लोग, उस फोर्सेस को लाए थे स्टार्टिंग में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इससे दोबारा उन्होंने मान लिया कि भाई हमें इन एरियाज को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। फिर अदर जगह पर भी उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली पावर को अपनी तरफ रखना है, कि जो नेशंस ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। दोबारा से पावर मैक्सिमाइजेशन की गेम में आ गए ओपनली। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, अपना नेम बताएंगे? आदित्य प्रसाद सर। यस आदित्य। सर मेरा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। सर ये जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजिकल रिलेशन, डायनामिक्स और बायलैटरल, मल्टीलैटरल, इन सब के बीच का डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली? देखिए सर क्योंकि जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो बहुत एवरी नाउ एंड देन इसमें बहुत बार आते हैं टर्म्स, तो मैं बहुत गूगल करता हूँ, तो मुझे इन टर्म्स का एग्जैक्ट क्लियर मीनिंग नहीं मिल पाता है। एक डायनामिक्स हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया, राइट? ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल में होता है बाई का मतलब दो। तो दो देशों के आपस में रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो उनको बायलैटरल रिलेशंस कहते हैं, जैसे इंडिया जापान रिलेशंस, यानी कि बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीलैटरल, तो मल्टीलैटरल का मतलब होता है मल्टीपल नेशंस टुगेदर अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, वन ग्रुपिंग, दे आर एंगेजिंग फॉर सर्विंग देयर नेशनल इंटरेस्ट और वर्किंग फॉर सम कॉमन इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट। तो उसको हम कहते हैं मल्टीलैटरल रिलेशंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूएन, राइट, फॉर एग्जाम्पल आसियान, बिम्स्टेक,
ये क्या मल्टीलेटरल है, मल्टीपल नेशंस है ना यहाँ पर इन ग्रुपिंग्स में, ठीक है। बल्कि मल्टीलेटरल में हम ना यूएन को लेते हैं, कई स्कॉलर्स ने लिख दिया है मल्टीलेटरल, जैसे आसियान को उसको लिख दिया, बिम्स्टेक को लिख दिया, लेकिन मल्टीलेटरल की जगह एक और वर्ड आ गया था मिनीलेटरल, यानी कि अगर 4-5 मिनीलेटरल मीन्स अगर 4-5 nations are connecting to each other under a public forum, made a certain grouping, so that should be considered as minilateral. And multilateral should be big platforms, right? Like United Nations, right? That is a multinational multilateral platform. For example, WTO, multilateral, right? IMF, multilateral. समझ रहे हो? Right, sir. अच्छा, फिर आपने पूछा स्ट्रेटेजिक डायलॉग, बता रहा हूँ एक एक करके आ रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मतलब होता है कि किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो आप डायलॉग रखते हो। अब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में डाइवर्स एरियाज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जैसे कि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो आसपास जो आइलैंड नेशंस हैं, लिटोरल आइलैंड नेशंस हैं से इंडियन ओशन में, उन सब के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज आवर एडवर्सरीज कैन एक्चुअली मेक better relations with them and use their territory against India. For example, Sri Lanka, for example, आपका for example Maldives, Seychelles, है ना। तो ये इनके साथ हम रिलेशन क्यों और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, क्यों और ज़्यादा पैसा खर्च करें, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे sorry to interrupt sir. So strategic relation basically means कि जब हम क्या कहते हैं वो हमारे बॉर्डर पे या फिर हमारी सिक्योरिटी पे एक थ्रेट आता है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि हमारे जो कोर इंटरेस्ट हैं, कोर इंटरेस्ट में एक इंटरेस्ट मैंने आपको बताया सिक्योरिटी, एक, और उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएस है, यूएस कहता है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। व्हाई? कई कारण है, उसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है क्योंकि चाइना यूएस को काउंटर कर रहा है, हेजेमोनी को यूएस की, तो ऐसे में इंडिया अगर यूएस के साथ है तो टुगेदर दे कैन काउंटर चाइना, ऐसा माना जाता है उनकी पॉलिसी में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अलाइन है, इंडिया इज अ बिग मार्केट, सो यूएस वांट्स टू फर्दर डीपन इनटू इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो उसके कोर में आ गए। जिस भी कोर इंटरेस्ट को लेकर जब भी हम डायलॉग करते हैं तो उसको हम स्ट्रेटेजिक डायलॉग कहते हैं। क्लियर है बात? ओके सर जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं सर, जैसे कि हमने जो कनाडा के साथ हमने अपने बायलैटरल को हमने स्ट्रेटेजिक में कन्वर्ट कर दिया, इजिप्ट को हमने बायलैटरल से स्ट्रेटेजिक में कन्वर्ट कर दिया। तो सर बेसिकली बायलैटरल और स्ट्रेटेजिक में जो फाइनेंस का डिफरेंस क्या होता है सर? बायलैटरल का तो मतलब तो दो देशों के बीच में, अब दो देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक होने का मतलब होता है कि भाई दूसरा देश ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे बायलैटरल तो हमारे फ्रेंच गयाना के साथ भी होंगे, लेकिन फ्रेंच गयाना के साथ स्ट्रेटेजिक नहीं होंगे, राइट। रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक भी होंगे। बायलैटरल मतलब दो के बीच में, स्ट्रेटेजिक मतलब कोर इंटरेस्ट हमारे इसके साथ अलाइन करें। क्लियर है? और सर जैसे कि टर्म्स आते हैं जियो स्ट्रेटजी, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सो इन सब में क्या डिफरेंस होता है? केवल इतना है, जियो जहाँ पर आपने ध्यान दिया, जियो ग्लोबल होता है ज्योग्राफी, लोकेशन, ठीक है। अब जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि आपकी लोकेशन की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी किसके साथ कोऑपरेशन है, किसके साथ एडवर्सरी रिलेशन है, ये बताती है जियो पॉलिटिक्स। जैसे चाइना के साथ हमारे एडवर्सरी रिलेशन आपको नहीं लगता इस ज्योग्राफी के कारण भी है? भाई चाइना के साथ हम बॉर्डर पे हैं और पहले बॉर्डर नहीं था चाइना के साथ हमारा, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत को, बट विच इज अ मेजर रीजन जिसको आज चाइना तिब्बत कहता है, वो तो एक्चुअली 1/3 है तिब्बत का। खाम और एम्डो रीजन भी है जिसको चाइना ने 3 ट्राइफरकेट कर दिया तिब्बत को। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकली चाइना को चाहिए था कि भाई ये एक्सेस लेना है अरेबियन सी का, तो ये जो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके जाना है, अक्साई चीन को टेक ओवर कर लेंगे। तो ये सब जो हम अलाइनमेंट या फिर एडवर्सरी रिलेशन देखते हैं, ये इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी है कि नहीं? इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी है, क्योंकि चाइना इज लैंडलॉक्ड फ्रॉम वेस्टर्न साइड। So from western side, if China is landlocked and that region is impoverished, for its development, it needs access, and that for that access, they are tying up with Myanmar, they are tying up with Pakistan,
and Pakistan is their adversary. So geography is the link here. That is geopolitics. ज्योग्राफी की वजह से अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो वो जियो इकोनॉमिक होती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया और से मिडिल ईस्ट, इंडिया एंड ईरान. तो ईरान की लोकेशन हमारे पास में है और इंडिया ईरान की लोकेशन छाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके फर्दर कनेक्ट करना चाहता है सेंट्रल एशिया में, तुर्कमेनिस्तान, राइट. तो इन रीजन में क्या है, नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं. तो इनके नेचुरल गैस रिजर्व्स को हम ईरान की लोकेशन का फायदा उठाते हुए इंडिया में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं. तो यहाँ पर भी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है. किस पर्सपेक्टिव से? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से. तो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड इकोनॉमी. ठीक है. व्हेन आई से जियो स्ट्रेटेजिक, तो जियो स्ट्रेटेजिक अल्टीमेटली मैंने कहा स्ट्रेटेजिक में क्या आता है, कोर इंटरेस्ट आते हैं. कोर इंटरेस्ट में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो ब्रॉड वर्ड है जियो स्ट्रेटेजिक और उसके अंडर आप वर्ड यूज कर सकते हैं जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक. सो सर अगर आप इसको एक लाइन में अगर समराइज करेंगे तो एग्जैक्ट क्या डिफरेंस होगा सर? कि जैसे कि जियो स्ट्रेटेजी मतलब हो गया कि ज्योग्राफी से हमारे जो हमारे कोर आइडियाज है, फॉर एग्जांपल डिफेंस, इकोनॉमिक, और उसी के अंदर उसके सब पार्ट है, सब सेक्शन है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक. जी. जियोपॉलिटिक्स में सर बेसिकली पावर. हाँ, पावर डायनेमिक्स. सो डायनेमिक्स का क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ? डायनेमिक्स का मतलब होता है कि हमेशा पावर इज रिलेटिव इन नेचर. मीन्स पावर रिलेटिव इन नेचर होती है. पावर ज्यादा या कम के रूप में आप बात करते हैं. मीन्स इफ चाइना के कंपैरिजन में हम कह रहे हैं तो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया इज कंसिडर्ड कि भाई मिलिट्री पावर कम है, इकोनॉमिक पावर कम है. पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमारे पास ज्यादा है मिलिट्री पावर भी, इकोनॉमिक पावर भी. तो पावर हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि नहीं. पावर की जब भी आप बात करेंगे, इंडिया के पास कितनी पावर ज्योग्राफिकली, तो हम किससे ज्यादा पावरफुल होना चाहते हैं? हमारे एडवर्सरी से ज्यादा पावरफुल होना चाहते हैं ना. तो इसको हम कहते हैं पावर डायनेमिक्स वर्ड यूज कर देते हैं. डायनेमिक्स से बेसिकली मींस कि हम कंपेयर कर रहे हैं. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल कि हमारे फॉर एग्जांपल इनसे कैसे कितने, जैसे हम मिलिट्री में कितना आगे है और पॉलिटिक्स में कितना आगे, और in terms of defense equipments, uses of defense equipment, तो हम इसमें कितना आगे पीछे, राइट जी. तो सर अगर आप एक लाइन में समराइज करें कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी एंड जियो स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस होगा सर, अगर आप वन लाइन में समराइज कर सके तो? जैसे मैंने कहा कि जियो स्ट्रेटजी टॉक्स अबाउट द कोर इंटरेस्ट्स व्हिच आर ऑफ अ नेशन व्हिच आर कनेक्टेड ड्यू टू द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन. So that kind of dynamics is known as geostrategic dynamics. ठीक है. Okay. और जब हम जियो इकोनॉमिक कह रहे हैं तो ज्योग्राफी की वजह से इकोनॉमिक डायनेमिक्स, मैंने ईरान का आपको एग्जांपल दिया. जियोपॉलिटिकल की केस में आपको बताया ज्योग्राफी की वजह से पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पावर डायनेमिक्स, जिसमें कि आपका किस ग्रुपिंग का आप पार्ट बन रहे हो. फॉर एग्जांपल क्वाड का हम पार्ट बन रहे हैं, तो दैट इज जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से वी आर कनेक्टेड. तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ एक जगह हम पावर का यूज कर रहे हैं, दूसरी जगह इकोनॉमी का यूज कर रहे हैं. ब्रॉडली क्या है, जियो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि स्ट्रेटेजी में कोर इंटरेस्ट आते हैं. कोर इंटरेस्ट में पावर भी है इंटरनेशनल लेवल पे और आपकी इकोनॉमी भी है. ठीक है. राइट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. गौरव सिंह. गुड इवनिंग. हेलो. यस गौरव. सर मैं पूछना चाहता था, आपने बोला था पहले रेगुलेटरी क्लास लेंगे सैटरडे को. गौरव आपको भी वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ेगी, वॉल्यूम कम आ रही है. ब्रेक हो रही है एक्चुअली आपकी वॉइस में, इंटरनेट का इशू है. गौरव रिपीट करिए बात को, आपके पीछे से उसकी तो आवाज आ रही है कुछ. गौरव क्वेश्चन आपका? तो मैं पूछ रहा था सर, आपने बोला था कि आप रेगुलेटरी क्लास लेंगे ऑफलाइन. अच्छा, आप कह रहे न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़ लेटर की क्लास, वो अभी प्लान नहीं हो पाई है, वो शेड्यूल नहीं हो पा रहा है अभी मेरा ORN आना. सर और दूसरा सर ये था सर कि आप मतलब सर पेपर 2 पढ़ाने का पहले अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी पहले पढ़ते तो सर, अगर जैसे मैकियावेलिकल थॉट्स पढ़ ले, पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ ले, तो आपको नहीं लगता सर पेपर 2 ये इजी हो जाता है रिविजन एक वापस? इसी वजह से आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अलग से क्लासेस दी गई हैं. लिए आपने क्लासेस वो लिए ना, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं.
जो यूज होना है वो सब आपके दिमाग में बैठाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस चीज का जब भी यूज आता है उस चीज को मैं फर्दर मतलब बिल्कुल डेप्थ तक लेके जाऊंगा उसको, उसकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हेलो, हेलो, आपका नाम? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभिनव सर। आप पवन चंद्र देव, ठीक है। अभिनव, यस अभिनव। अभिनव सर, नेहा पूछना था सिंह। कि सर पीवाईक्यू में सर बहुत सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है सर रियलिस्ट अप्रोच के बारे में सर। जी, तो सर इस पे कौन सा मतलब रियलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है सर इसमें हम क्या रिफर कर सकते हैं, मतलब कौन सा रियलिज्म इसमें, क्लासिकल या न्यू रियलिज्म? अगर केवल वर्ड रियलिज्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको रियलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताना होगा। इफ दोज आर आस्क्ड, सर और एक कोट था सर पैरिस सर का, सर रियलिज्म इज अ टाइमलेस विजडम सर, प्लीज एक बार फिर से बता सकते क्या बोल रहे हैं? रियलिज्म इज द टाइमलेस विजडम पूछ रहे हो आप? हैं? यस सर, फिर से बता हाँ, तो रियलिज्म इज द टाइमलेस विजडम, ये सेंटेंस हमने कितनी बार यूज किया इसमें? तो इस सेंटेंस में आप बताते हैं द एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिज्म विच एक्चुअली ट्राई टू एस्टेब्लिश रियलिज्म एज अ कॉमन सेंस ऑफ आईआर। तो क्यों ये जरूरी हो जाता है? तो कारण आप बताएंगे, क्योंकि इसके काउंटर में जो इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ अदर नेशंस एज वेल। और कोऑपरेशन दिखता नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा, डिलेमा ज़्यादा दिखता है सिक्योरिटी का। और क्योंकि सिक्योरिटी का डिलेमा ज़्यादा दिखता है तो इस वजह से क्या होता है, दूसरा नेशन भी आर्म्स रेस में चला जाता है। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करना है, बट इस्तेमाल कैसे करना है? आर्ग्यूमेंट्स के वे में करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को, द अबव स्टेटमेंट इज मेड इन अ कंटेक्स्ट दैट रियलिज्म रिमेन्स द कॉमन सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्लैश मोस्ट यूज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फर्स्ट पैरा में आएंगे, उसमें आप बताएंगे कि देयर आर सम टीनेट्स ऑफ रियलिज्म which make it more practical in politics of world affairs, full stop. International politics is in a state of anarchy. It means due to absence of any authority there is a continuous security dilemma for which nations have to, फिर three aspects की बात बताना: statism, survival, self-help. For that nations go for power politics. फिर बताना कि एज पर मॉर्गेंथ्यू ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश एंड दैट्स हाउ मॉर्गेंथ्यू कनेक्ट्स दिस विद कि नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स प्राइमरी फॉर एवरी नेशन। तो इस तरीके से इन्हीं चीज़ों को आपको रीड करके लिखना है, यही सब कनेक्ट कर रहे हैं कि देखो टाइमलेस विजडम बार बार। सर एक और सर डाउट था सर कि जैसे आप सर अभी स्टार्ट किए सर अप्रोचेस टू आईआर, सर हम लोग को जो 12 अगस्त को टेस्ट है सर उसमें टॉपिक 1 to 5 दिया हुआ है पेपर में। सर वो मतलब कैसे उस टेस्ट को कैसे मतलब करेंगे? जैसे आप तो टॉपिक स्टार्ट किए, जितना आपने कर लिया केवल उतने क्वेश्चंस को कर देना, बाकी क्वेश्चंस को आप बाद में सबमिट कर देना, बाकी क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे चेक, ठीक है? हेलो 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 सर, am I audible? यस अनुराग, यू आर ऑडिबल। So my question is, sir, can we say that there exists more of defensive realism in today's world than offensive, as countries usually respect each other's sovereignty? आप कहना चाहते हैं कि डिफेंसिव रियलिज्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है देन in today's world? Yes, because countries respect each other's sovereignty. जो आपका पहला वाला पार्ट है वो तो ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट है कंट्रीज रेस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, आप इसको यूज करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्चुअली ट्राई टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स सॉवरेनिटी एज दे आर मेंबर ऑफ यूएन एंड दिस इज अ वेरी यू कैन से इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूएन चार्टर। कुछ इस तरीके से लिखोगे ना जिससे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मत लिखना, जब मोस्ट कंट्रीज लिखो, क्योंकि हर कंट्री तो नहीं करती ना, जैसे चाइना इज नॉट डूइंग दैट, है ना? Yes, yes. जी, Okay, thank you. ओके। मनीष कुमार मीना, नेहा सेन, प्रज्वल देश पांडे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आपने अभी जब स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात कर रहे थे अमेरिका के बारे में,
तो उसमें तो यूएस तो हमेशा एक जगह पे स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखना भी चाहता है और दूसरी तरफ इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे कमेंट करता है। तो ये क्या बैलेंसिंग जो आप बता रहे थे, ये वही है क्या सर? बिल्कुल सही समझो आप। स्ट्रेटेजिक रिलेशन का मतलब ये थोड़ा है कि वो दूसरों के साथ अपने रिलेशंस नहीं रख सकता या फिर वो इंडिया के काउंटर में बात नहीं कर सकता। बात वो करता है, जब बात करता है तो रिलेशंस में हम भी डिप्लोमेटिकली अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और फिर वो उसको बैलेंस भी करता है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। रंजना, ऋचा चौहान, समर्थ समैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक डाउट सर, फंक्शनल रियलिज्म में और हमको जो फंक्शनलिज्म में और सर ऑफेंसिव रियलिज्म में सर हमने एक टर्म पढ़ा, वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। से ये सिमिलर है क्या? उसके बाद क्या बोला आपने? लास्ट में क्या बोला? वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नहीं, दोनों बातें अलग अलग हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, लेकिन क्या ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है? नहीं। वर्ल्ड गवर्नमेंट जी आज प्रेजेंट टाइम में सर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है? नहीं है। एंड सर डाउट सेशन थोड़ा जल्दी लिया करें सर, क्वेश्चन भी भूल जाते हैं सर। ठीक है, अभी सर याद था, भूल गए सर क्वेश्चन ही। कोई नहीं, साइड में लिख लिया करिए ना। यस सर। सर हर क्वेश्चन का सर कंक्लूजन अलग अलग होता है, मतलब उसको जो करने का तरीका होता है वो। जी हाँ, वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है। सर कंक्लूजन में सर हमको सर थोड़ा फ्यूचर से रिलेटेड लिखना चाहिए या फिर किस तरीके से कंक्लूजन देना चाहिए? कंक्लूजन में फ्यूचर लिख सकते हैं और दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि थोड़ा ऑप्टिमिज्म हो और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन हो, लिंकिंग विद द कोर पॉइंट्स व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन द बॉडी पार्ट, तभी वो वर्ड वो कहलाएगा कंक्लूड। समझ रहे हो? Yes, मतलब जो बातें आपने कही हैं उससे अंततः दिस इज गेटिंग प्रूव्ड दैट दिस नीड्स टू बी अचीव्ड एंड दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ऑप्टिमिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों दिखने चाहिए। क्लियर? ओके सर एक क्वेश्चन था सर, आज देख रही थी मैं, उसमें लिखा था सर डू यू एग्री। तो सर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सर अप्रोच मतलब बैलेंस रखनी चाहिए या फिर वन व्यू हो जाना चाहिए? बैलेंस रखनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। एंड सर वन मोर थिंग। जी बताइए। सर जो आप PPT प्रोवाइड कराते हैं ना सर, मेरे को लगती है सर वो सिस्टमेटिक नहीं है सर। अगर जैसे अभी वो पिछली वाली PPT अगर हम उसको पढ़ते हैं तो सर उसमें ना बहुत सारा कंफ्यूजन है कि अगर जैसे रियलिज्म की बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं रीजन ये है कि जो वर्ल्ड पे पॉलिटिक्स नहीं है और जो भी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं सर, ये एकदम क्लियर मेंशन नहीं है और सर एक भी मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करें क्लासिकल रियलिज्म की तो सर सबसे पहले हम हॉब्स वगैरह इन सब की बातें करते हैं, लेकिन सर वो एकदम क्लियर मेंशन नहीं है सर। एकदम से मतलब अगर पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो जो इंडेक्स है ना आपका, तो इंडेक्स में क्लासिकल रियलिज्म, फिर उसके बाद क्लासिकल रियलिज्म के बाद रियलिज्म के टाइप वो अलग अलग मेंशन है। आप एक बार दोबारा इसको रीड करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू मेक इट रिलेवेंट टू योर एग्जाम की डायरेक्ट उस कंटेंट को आप यूज कर लो। क्रक्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। और सिस्टमेटिक तो ऐसा बनाने की कोशिश करिए कि इंडेक्स में कितने टॉपिक हैं, अगर आप उसको देखोगे PPT को तो एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दोबारा इंडेक्स दे रखा है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। रियलिज्म में क्लासिकल हुआ कंप्लीट, फिर डिफेंसिव हुआ, मतलब नियो हुआ, नियो में फिर डिफेंसिव है, फिर ऑफेंसिव है, बहुत स्ट्रक्चर से दिया हुआ है। बट इफ यू से सो, आपको ऐसा लगा तो वी कैन एक्चुअली थिंक ऑन इट कि और क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए और वो स्मूथ हो जाए। एंड सर वन मोर थिंग सर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो क्लासिकल अप्रोच थी वो खत्म हो गई है एंड द न्यू अप्रोच स्टार्टेड?
नहीं, खत्म वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि वो भी एक अप्रोच थी और ये अप्रोच जो है एक नई अप्रोच है। सर जैसे अभी हमने फंक्शनलिज्म एंड द न्यू फंक्शनलिज्म पढ़ा, तो सर ये साइमल्टेनियस थी या फिर मतलब इनमें थोड़ा गैप था? एंड गैप न्यू हमेशा किसके बाद आता है? फंक्शनलिज्म के बाद ही तो न्यू आएगा ना। अच्छा सर, फंक्शनलिज्म को हम क्लासिकल अप्रोच में पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्लासिकल वर्ड यूज नहीं करेंगे उसके साथ। नहीं, क्लासिकल मतलब सब क्लासिकल, जब हम क्लासिकल उसका डिवीजन कर रहे थे तो उसमें एक टर्म था लिबरलिज्म, तो उस वहां पे इसको पुट कर सकते हैं उस अप्रोच में? नहीं कर सकते। उसमें सर एक ही थ्योरी है जिसमें हमने वो पढ़ा था, वुडरो विल्सन की चेयर जो हुई थी, सब वही पुट करेंगे क्या? जी हाँ, वही करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए ना, वुडरो विल्सन ने फंक्शनलिज्म में मैं आपको बताया हूँ अभी, अब मैंने बताया कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आगे भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर वुडरो विल्सन ने टेक्निकल एक्सपर्ट को आगे करना, पॉलिटिशियंस को साइड करने की बात थोड़ी ना की थी। वुडरो विल्सन तो खुद पॉलिटिशियन थे, खुद प्रेसिडेंट थे, वो क्यों कहते कि भाई मुझे ही साइड कर देना? ठीक है। अच्छा सर, एक मेरे को डाउट था, आपने आज लिबरल इंस्टीट्यूशन पढ़ाया सर, लेकिन हमें पता चल गया ये है, लेकिन ये तो नहीं पता चला ये किस टाइम पे प्रोमिनेंट था। बताया आपको, लीग ऑफ नेशंस वाज द एग्जांपल ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, तब भी बताया था आपको, फिर यूएन के साथ एग्जांपल देके बताया आपको। तो सर ये बोल सकते कि क्लासिकल अप्रोच और जो न्यू अप्रोच ये साथ साथ में थी? नहीं बोल सकते। लिबरल इंस्टीट्यूशन, क्लासिकल रियलिज्म के साथ मैंने वर्ड यूज किया था, और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब समझिए, इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें डिफरेंट नेशंस की भागीदारी और उससे आने वाला पीस और कोऑपरेशन, उसकी बात कर रहे हैं। क्लासिकल रियलिज्म को मत लाइए इसमें। आज तसल्ली से एक बार बैठिए अपने क्रक्स के साथ, और जरा उसमें से हेडिंग, सब हेडिंग को भी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके निकाल लेंगे ना, या केवल पीपीटीज को भी देख लेंगे, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके सर। सर जब भी हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच करें, अभी मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा रिचा, ठीक है? अनदर फैकल्टी इज वेटिंग फॉर द स्टूडियो, ठीक है सर? प्लीज डाउट सेशन का सर थोड़ा सा देख लीजिए। करें सर, बहुत डाउट होते हैं सर, वो भी भूल जाते हैं सर डाउट। आप लिख लीजिए डाउट को, और जो लास्ट मुझसे डाउट पूछने हैं इसे मुझे भी टेलीग्राम पे भेज दीजिए, ठीक है सर? मैंने मैसेज किया, आपने देखा नहीं सर? हाँ, तो वो नीचे चला जाता होगा चैट में, लेकिन अभी आप भेज देंगे तो अभी मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए फिर ऑल द बेस्ट।